गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ चुका था एम्पियर सर्किट लॉ और इससे बेस्ड डेरिवेशन। अब हमें एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन करना है और उस क्वेश्चन से हमें ये पता चलेगा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके जैसे बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड होता है, तो क्या उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए हमें एग्जांपल 4.8 देखना है जिसमें फिगर बना हुआ है और उस फिगर के अकॉर्डिंग हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यह क्वेश्चन हमारा एग्जांपल 4.8, एग्जांपल नंबर 4.8। तो इसमें फिगर के अकॉर्डिंग ही हमें डिराइव करना है। तो पहले हम फिगर इसका ड्रा कर दे रहे हैं जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। ये एक करंट कैरिंग वायर है, यहां से यहां तक थिकनेस इसका यह है, पूरा एक करंट कैरिंग वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। इसमें पूरे इस वायर में आई करंट फ्लो हो रही है। तो एक तरह से ऐसे करंट कैरिंग वायर हो गया सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो हमें फाइंड क्या करना है, स्टडी करंट आई फ्लो। द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। इसके क्रॉस सेक्शन के क्रॉस ये करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं कहीं कम कहीं ज़्यादा। उसके बाद कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन आर लेस देन ए एंड आर ग्रेटर देन ए। तो इसके हम फिगर से देखें कहाँ स्मॉल आर है कहाँ कैपिटल ए है। तो एक ये हम इसका अगर क्रॉस सेक्शनल यहाँ पे इस तरह बनाएं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, तो उसका हम रेडियस अगर दिखाएं तो उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लिया ये यहाँ से यहाँ तक जो इसका एरिया है किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या यहाँ दिखा दें जिससे लगे कि ये रेडियस है इसका, ये यहाँ से यहाँ तक ए हो गया। अब एक बार हमें इस वायर के बाहर फील्ड निकालना है, एक बार अंदर। तो बाहर निकालना है तो मान लिया हमने पॉइंट यहाँ पर हमारा P है जो इस वायर के बाहर है। तो इस पॉइंट P से होते हुए हम क्या करेंगे, एक एम्पीरियन लूप ड्रा कर लेंगे जिससे हमारा पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना करंट इंक्लूज्ड है। एक हम क्या करेंगे, उस पॉइंट P से होते हुए एम्पीरियन लूप ड्रा कर लेंगे और यहाँ सेंटर से उस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो R है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग R जो है ग्रेटर देन A होगा क्योंकि A रेडियस यहीं तक है चारों तरफ और R उससे बाहर पॉइंट है उस वायर के, तो R इज ग्रेटर देन A। तो इस कंडीशन में इस केस में हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इसके बाद एक बार इनसाइड द वायर पॉइंट P कंसीडर करके मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग केस फर्स्ट हम लिख रहे हैं, केस फर्स्ट किस कंडीशन में, व्हेन R इज ग्रेटर देन A। इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं कि R ग्रेटर देन A, जब R हमारा A से बड़ा है तब हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो इसके बाद लिखेंगे यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ। इस फिगर को ड्रा कर लेंगे, समझने में आसानी रहेगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो एम्पियर सर्किट लॉ हमने क्या पढ़ा, क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। तो अब हमें ये I कौन सा करंट होता है जिसको हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना रखना है और B निकालना इससे। तो I वही करंट है जो इस एम्पीरियन लूप के अंदर इनक्लोज है। तो चूंकि एम्पीरियन लूप बाहर से जा रहा है इस वायर के, ऐसे सिलिंडर वायर जा रहा है, ये उसके बाहर से जा रहा है, तो क्या होगा, जितना करंट पास हो रहा है इस वायर से इस लूप के अंदर ही लाई करेगा। तो कितना करंट पास हो रहा है, I, तो I पूरा इसके अंदर कन्फाइंड है। तो हमें पता चल गया I करंट पासिंग थ्रू द पासिंग इनसाइड द एम्पीरियन लूप। तो कुछ हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, I करंट पास हो रहा है, यहाँ हमने इसको लिख दिया।
अब क्या करेंगे, इसी इंटीग्रल को सॉल्व करके b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो b डॉट dl, अगर हम dl एलिमेंट दिखाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कोई ऐसे एलिमेंट दिखा सकते हैं, छोटा सा एलिमेंट dl जो उसके सरकमफ्रेंस पे होगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, b डॉट dl, तो b dl इंटीग्रल ऑफ, पहले डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर दें, b इंटू dl cos 0 डिग्री बनेगा म्यू नॉट i, cos 0 कितना होगा 1, तो b बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dl इक्वल टू म्यू नॉट i, तो इंटीग्रल ऑफ dl मीन्स l हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से b इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई अपान, इस l की अगर हम वैल्यू रखें, टोटल लेंथ विल बी l एंड l इक्वल टू 2 पाई r, r रेडियस का सरकमफ्रेंस है जो पॉइंट P से पास हो रहा है, तो l की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई r। तो इस फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड हो गया एंड दिस पॉइंट P इज आउटसाइड द वायर, मतलब वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा जो हमने इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग निकाला। अब इसका एक दूसरा केस कंसीडर करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। हमेशा b डॉट dl cos b dl cos 0, यहाँ जो cos की वैल्यू होती है वो 0 ही आएगी, वहाँ जो डायरेक्शन देखा गया था हम लोग, b और dl दोनों सेम डायरेक्शन होंगे। तो इस केस के अकॉर्डिंग व्हेन r इज ग्रेटर देन ए, मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया। अब हम इसके बाद देखेंगे व्हेन r इज लेस देन ए, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। r इज लेस देन ए मतलब हमारा वो पॉइंट P अब उस करंट कैरिंग वायर के अंदर होगा, और तब कितना फील्ड आएगा ये हमें निकालना रहेगा। तब लिख रहे हैं केस सेकेंड। इसके बाद सेकेंड केस के अकॉर्डिंग, जिसमें क्या करेंगे, r इज लेस देन ए यूजिंग एम्पियर सर्किटरी लॉ, यहां तक का स्टेप सेम रहेगा। ये I की वैल्यू अब हमें यहां निकालना पड़ेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, तो यहां तक नोट कर लेंगे, इसके बाद सॉल्व करना है। अब सेकंड केस के अकॉर्डिंग अगर हम फिगर समझना चाहें तो कैसे फिगर बनेगा, तो अलग से फिगर बना सकते हैं या इसी में हम समझ सकते हैं। तो अब हमारा जो करंट यहाँ पे आई है इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, और निकाल करके यहाँ इस एम्पीरियन सर्किटरी लॉ में रखना पड़ेगा, जिससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगा। तो दूसरे केस के अकॉर्डिंग अब जो हमारा कंडीशन आएगा, r इज लेस देन ए, इसका मतलब जो एम्पीरियन लूप है, जो पॉइंट है हमारा P कहीं अंदर लाई कर रहा है उस वायर के, और तब इस तरह से कहीं एम्पीरियन लूप पास होगा, ये जिसका रेडियस कितना हो जाएगा r। जब पॉइंट P इनसाइड है तो ये रेडियस r और ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस a। तो इस समय हमारा एम्पीरियन लूप उस वायर के अंदर है, तो जो करंट कितना पास होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। ये चाहे तो अलग से फिगर बना सकते हैं। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा r लेस देन ए हो गया, और ये एम्पीरियन लूप है, इसको चाहे हम लिख सकते हैं एम्पीरियन लूप। तो उस एम्पीरियन लूप के अंदर जिसका रेडियस स्मॉल r है, कितना करंट पास हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, तब हम यहाँ सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जो I करंट पास हो रहा है वो पाई ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रही है। इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर, जिससे कितनी करंट पास हो रही है I। तो हमें खाली पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट निकालना है। तो अगर इसका पता है तो यूनिट एरिया का निकाल के फिर जितने का निकालना है उसका निकाल लेंगे, करंट पता चल जाएगा। तो अब हमें यही करना है। हियर
पाई ए स्क्वायर, एरिया से जो करंट पास हुई वो आई, तो यूनिट एरिया से कितनी होगी, आई अपान पाई ए स्क्वायर। तो कितने से हमें चाहिए, जो हमारा एम्पीरियल लूप हो रहा पास हो रहा है स्मॉल आर रेडियस का पॉइंट पी से, तो पाई आर स्क्वायर से कितना होगा, आई अपान पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस विल बी लेट अस आई डैश। यही आई डैश की वैल्यू हमें यहाँ रखना पड़ेगा, तो इसको हम आई डैश से डिनोट कर दे रहे हैं। तो यही करंट हमारी जो होगी इस एम्पीरियल लूप के अंदर से पास होगी, क्योंकि कुछ करंट इसमें किनारे किनारे चारों तरफ बाहर से निकल जाएगी इस लूप के, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। जो इसके अंदर से पास होगी उसी को खाली हम कंसीडर करेंगे। अब हम इस आई डैश की वैल्यू 1 में रख देंगे, जिससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए उस लूप के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, मतलब पाई आर स्क्वायर का सेक्शनल एरिया से, दैट इज आई डैश, और हमने निकाल लिया और यहां रख देंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, इधर इंटीग्रल भी साथ साथ सॉल्व करते थे, तो ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल डी डी एल cos 0 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डैश की वैल्यू यहाँ है जो कितना है, आई डैश की वैल्यू आई इंटू आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ये हमारा आई डैश करंट की वैल्यू रख दिया गया, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया है। अब इधर से और सॉल्व का 0 1 हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ बी बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी एल, एक स्टेप लिख दे, इंटीग्रल ऑफ डी एल, तो हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो इस सेकेंड केस के अकॉर्डिंग खाली हमें करंट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। करंट कैसे निकालना है उसको यहाँ बताया गया है, इसके बाद उस पर वैल्यू रखा गया है। तो इंटीग्रल ऑफ बी डी एल मीन्स बी इंटू एल, एल की वैल्यू कितना, उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर, ये हो गया 2 पाई आर टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एक आर से एक आर कट जाएगा, बाकी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर, ये ऊपर आ गया, म्यू नॉट आई आर अपान 2 पाई ए स्क्वायर। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई विच इज इनसाइड द करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू होगी जिसको हमने यहाँ से निकाल दिया, म्यू नॉट आई आर अपान 2 पाई ए स्क्वायर। और यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि इस कंडीशन में बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चलेगा। आर को बढ़ाएंगे तो बी इंक्रीज होता जाएगा, कब तक, जब तक कि हम उस वायर के सरफेस पे नहीं पहुंच जाएंगे। आर इक्वल टू ए, फिर आर इक्वल टू ए से बाहर जाएंगे तो फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं कि किस तरह से ग्राफ बनेगा बिटवीन बी एंड आर। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस आर, तो कैसे वेरिएशन मिलेगा। तो हम मान लें कि अगर यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है विच इज हेयर आर इज इक्वल टू ए, और इस पॉइंट के इधर आर लेस देने हैं, इस पॉइंट के इधर आर ग्रेटर देने हैं। तो हम देख रहे हैं कि इनसाइड द वायर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, बी क्या होगा, लिनियरली वैरी करेगा। ऐसे इस पॉइंट तक मान लिया इंक्रीज होता चला गया जब तक हम सरफेस पर पहुंचे। अब जब सरफेस से बाहर निकलेंगे तो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग आर रेसिप्रोकल में है बी के, अभी दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसके बाद ये इस तरह से चलेगा।
और इसके लिए B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जैसा रिजल्ट आया B का टू डिफरेंट केसेस, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ होगा कि हम सेंटर से पॉइंटों से जब तक सरफेस पहुंचेंगे इस तरह वैरी करेगा, जब सरफेस से हम बाहर जाएंगे वायर के तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा। तो इस तरह से एग्जांपल पूरा हो गया। 4.8। अब इसके बाद हमें पढ़ना है नेक्स्ट सोलेनॉइड क्या होता है, जो एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन में ही आएगा। व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड भी हम लोग पढ़े ही हैं 10th में, जिसमें इंसुलेटेड वायर को, कॉपर वायर को क्या करते हैं, सिलेंडर के फॉर्म में उसको अरेंज कर देते हैं, जिससे हमारा एक अरेंजमेंट फॉर्म होगा, वो सोलेनॉइड कहा जाएगा। जिसमें वायर कह सकते हैं हम हेलिक्स के फॉर्म में ऐसे सर्कुलर टर्म में लपेटे गए होते हैं, जिससे जो अरेंजमेंट बनता है उसको सोलेनॉइड कहा जाता है। तो सोलेनॉइड का हम फिर एप्लीकेशन देखेंगे, इसलिए सोलेनॉइड पढ़ेंगे कि क्या होता है सोलेनॉइड। तो हेलिक्स नाम हम पहले पढ़े भी हैं, हेलिक्स दैट इज स्प्रिंग लाइक से, इस तरह से। तो वायर को इस तरह से अगर राउंड कर दें द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, देन दिस अरेंजमेंट बिकम सोलेनॉइड। बस ये है इसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर हो, जिससे आपस में शॉर्ट ना करें, और एक टर्न के बगल में दूसरा टर्न इस तरह से बनता चला जाएगा। और सोलेनॉइड होने के लिए द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स रेडियस। तो अब सोलेनॉइड में लिखेंगे, बता दिया हमने, इसके बाद लिखते चलेंगे इसमें, जिससे पूरा हो जाए। सोलेनॉइड when insulated copper wire is wrapped in the form of in the form of helix, then arrangement is called solenoid. इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या किया जाए, हेलिक्स के फॉर्म में राउंड अप कर दिया जाए, तो ये हमारा जो अरेंजमेंट बनेगा क्या कहा जाएगा, सोलेनॉइड कहा जाएगा। इस अरेंजमेंट को सोलेनॉइड कहेंगे। इसके बाद इसमें लिखना है द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड must be greater than its radius। जो सिलेंडर फॉर्म में उसका रेडियस बने, ग्रेटर देन इट्स रेडियस। लेंथ उसका हमेशा उसके रेडियस से ग्रेटर होना चाहिए, नहीं तो हम एक के ऊपर एक टर्न लपेटते जाएंगे तो सर्कुलर ही रह जाएगा। तो सोलेनॉइड बनने के लिए कुछ उसमें लेंथ होना चाहिए, और वो लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स रेडियस। तो अब यहाँ पे जो वायर का अरेंजमेंट किया जाता है वो इनेमल्ड वायर बोला जाता है। इनेमल्ड वायर्स आर यूज्ड सो दैट दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। यहाँ चाहते हैं कि वायर आपस में इंसुलेटेड हों, ऐसा नहीं कि एक के बगल दूसरा तो शॉर्ट करें। तो इनेमल्ड वायर्स यूज करते हैं, जिससे पॉलिश होती है ऊपर से, और तब वो आपस में शॉर्ट नहीं करते हैं और आपस में इंसुलेटेड बने रहते हैं। तो इसके बाद लिखना है enameled wires are used
so that they are insulated from each other. तो इनेबल वायर मीन्स पॉलिश होता वायर के ऊपर जिससे कि वो आपस में शॉर्ट ना करें, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब जब ये अरेंजमेंट कर दिया जाएगा सॉलिनॉइड में और उसमें करंट फ्लो किया जाए तो हर एक टर्न में करंट फ्लो होगा जिससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड कितना होगा, आउटसाइड द सॉलिनॉइड कितना होगा, ये हम देखेंगे इसके बाद। Enameled wires are used so that they are insulated from each other। इसके बाद लिखेंगे magnetic field due to each turn magnetic field due to each turn of solenoid ये मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे कि सॉलिनॉइड के अंदर क्या होगा और बाहर क्या होगा जब उसमें करंट फ्लो होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न ऑफ सॉलिनॉइड आर एडेड टू ईच अदर एक दूसरे से क्या होंगे, ऐड होते जाएंगे। इनसाइड इट सॉलिनॉइड के अंदर एक दूसरे से ऐड होते जाएंगे, हर एक टर्न का जो फील्ड होगा वो ऐड होता जाएगा। इसके लिए हम फिगर बना के दिखाएंगे। whereas outside the solenoid they are cancel to each other, cancel to each other। सॉलिनॉइड के बाहर अगर देखा जाए तो एक दूसरे को कैंसिल करते चले जाएंगे, जबकि अंदर क्या एक दूसरे से ऐड होते जाएंगे। तो हम ये मानेंगे कि बाहर जो फील्ड है वो क्या है, जीरो रहेगा। outside the solenoid magnetic field will be zero and inside the solenoid magnetic field will be parallel and uniform। तो वही अब लिखना है इसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट मिला, तो इतना नोट करेंगे यहाँ तक। 10 inside the solenoid magnetic field are parallel and uniform। यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट करने के लिए इस सॉलिनॉइड का यूज किया जाता है। पैरेलल टू द इनसाइड द सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल एंड यूनिफॉर्म, पैरेलल होंगे और यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से सॉलिनॉइड के बारे में हमने इतना लिखा। अब इसके बाद सॉलिनॉइड का क्या है, डायग्राम बनाना रहेगा जिससे पता चले कि किस तरह का फील्ड कहाँ पे होता है, अंदर कैसे यूनिफॉर्म है, बाहर कैसे जीरो है। उसके लिए हम एक फिगर से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके लिए हमें ड्रा करना होगा कि ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सॉलिनॉइड। तो उसको हमें ड्रा करना रहेगा। ओके, थैंक यू।